हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत मस्त होंगे, बढ़िया से होंगे और पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, हम लोग आज शुरुआत करेंगे आपकी क्लास 11 के 7वें चैप्टर की क्रमचय और संचय, अंग्रेजी में कहते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये चैप्टर है। और महत्वपूर्ण इस लिहाज से नहीं है कि 11वीं के लिहाज से बात कर रहा हूँ, 12वीं में भी आपको ये बहुत सारे चैप्टर्स में प्रयोग होता हुआ नजर आएगा। और बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप 12वीं के बाद भी एग्जाम जो दे हुए अपने कैरियर को बनाने के लिए, चाहे वो IIT जेई है या फिर आपका NDA है या अन्य एग्जाम, आप 12th लेवल के जो भी एग्जाम दोगे तो उनमें ये आएगा, क्योंकि बहुत लॉजिकल चैप्टर है। लॉजिकल मतलब जिसमें आपकी सोच का अंदाजा एग्जामिनर को लग जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हो, कितना गहरा सोच सकते हो, वो उसी तरीके का ये चैप्टर है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके क्वेश्चंस की, तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस के जो आंसर आप देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो बेसिकली 2 या 3 लाइन में आप आंसर देखोगे। 2 या 3 लाइन में आंसर आराम से निकल करके आ जाएगा और आप कहोगे कि सर बड़ा मस्त आसान है, 2-3 लाइन का आंसर तो मजा आ गया ना। लेकिन ये 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखने के लिए आपको बहुत ही सोचना पड़ेगा, आपको आपका माइंड बहुत लॉजिकल होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जैसे अब तक हमने चैप्टर पढ़े हैं कि एक पैटर्न होता है, जैसे मैंने अभी आपको 6ठा चैप्टर करवाया है असमिका वाला, तो उसमें हमने पता है कि असमिका को हल करने के कुछ नियम थे, उन्हीं को फॉलो करते हुए आज तक हमने सारी एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। लेकिन इसके अंदर हर एक क्वेश्चन, इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, प्रत्येक सवाल जो है, प्रत्येक सवाल, प्रत्येक प्रश्न यूनिक है, अपने आप में अलग है। यानी कि उसके अंदर हमें बहुत सोच समझ के काम करने हैं। ठीक है, और अलग होने का मतलब ये नहीं है कि टफ है, ये भी दिमाग में ना रखें कि बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है बहुत आसान। लेकिन यह है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस बढ़िया रखोगे और चीज़ों को समझते हुए चलोगे, जल्दबाजी में ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश ना करोगे, तो आपको बढ़िया से समझ में चैप्टर आ जाएगा। तो आपको गहराई से ही बताऊंगा मैं और बहुत आराम से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, तो आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेटा, इस चैप्टर के अंदर सबसे जो चीज़ें पढ़ेंगे आपके इस चैप्टर में, एक्सरसाइज है 7.1 है, फिर एक्सरसाइज 7.2 है, फिर एक्सरसाइज 7.3 है, एक्सरसाइज 7.4 है, और एक एक्सरसाइज और है, वो 7 पॉइंट मिसलेनियस यानी कि विविध प्रश्नावली है। और आप देखोगे कि बड़े आसानी छोटी छोटी एक्सरसाइज है। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर जो कि मैंने लिखा है आपके सामने, गणना का आधारभूत सिद्धांत यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में फैक्टोरियल नोटेशन का एक टॉपिक आएगा, वो क्या है भी समझ में आएगा, अभी तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। फिर कहीं जा करके हम ये सबसे पहले हम लोग क्रमचय पढ़ेंगे, 7.3 के अंदर हम लोग क्रमचय, ठीक है ना, यानी कि परमुटेशन की हम लोग बात करेंगे। और फिर 7.4 में हम लोग क्रमचय के बाद संचय के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके प्रश्न करेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। और मिसलेनियस आप समझते हो, इन सब का मिक्सअप हम लोग विविध प्रश्नावली में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बातचीत बहुत हो रही है, तो शुरुआत करते हैं। तो अभी हम लोग आज की इस एक्सरसाइज के अंदर, सॉरी आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग 7.1, ठीक है ना, का इंट्रोडक्शन करेंगे। और इस इंट्रोडक्शन के अंदर जो बातचीत होनी है वो आपकी स्क्रीन पर लिखी है ऑलरेडी। आज हम लोग बेटे बात करेंगे क्या बात करेंगे कि गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या है, ठीक है ना, आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको एक सलाह देता हूं कि जो जो टर्म्स मैं बोल रहा हूं उसको अंग्रेजी में भी आप याद रखें, अपनी कॉपी में जरूर लिखें। हाथ हैंड राइटिंग वाले नोट्स तो आप नोट्स तो बना ही रहे होगे ना, तो वहां पर हर एक टर्म को, हर एक पद को जो जरूरी है उसको अंग्रेजी में भी याद रखें, क्योंकि अंग्रेजी में ही सवाल, कई बार ऐसी चीजें हैं कि जो अंग्रेजी में आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी और हिंदी में आपको बहुत ही टफ लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है गणना का आधारभूत सिद्धांत। इस सिद्धांत को अगर हम लोग देखें तो हमारे 2 सिद्धांत होते हैं, बेसिकली 2 सिद्धांत होते हैं गणना के। गणना मतलब जब हम काउंटिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके 2 सिद्धांत है, 2 प्रिंसिपल है। नंबर 1 प्रिंसिपल होता है गुणा वाला, ठीक है ना, हम लिखते हैं उसको गुणा का, ठीक, गुणा का आधारभूत, ठीक है ना, गुणा का
आधारभूत सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत, ठीक है ना, ये आपके पास में अंग्रेजी में इसको क्या कह देंगे, अंग्रेजी में कह देंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, फंडामेंटल, ठीक है ना, मेंटल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, गुणा की, तो मल्टीप्लीकेशन, 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 ठीक है बेटा। तो ये मल्टीप्लीकेशन का सिद्धांत क्या है, गुणा का सिद्धांत क्या है, इसको समझाते हैं। देखो थ्योरेटिकली अगर मैं लैंग्वेज बना के लिखूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, आपको बहुत जल्दी से बहुत सरलता से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो समझ लो, मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, एक उदाहरण से बात करता हूं और उदाहरण से ही क्लियरिटी बढ़िया आएगी आपके सामने, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, सपोज कर लो कि आपके पास में 3 पेंट हैं, है ना, आपके दैनिक जीवन से जुड़ा ही एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको बहुत मस्ती में समझ में आए, ठीक है ना। लेक्चर के लास्ट तक ना आप कहोगे सर बहुत आसान है, ठीक है, क्वेश्चंस भी आसान है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग और लेवल पे इसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 1 में सपोज कर लो कि आपके पास में 3 पेंटे हैं, मान के चलो आपके पास में एक पेंट P1 को कह दिया, एक P2 है, एक P3 है, ये 3 पेंट हैं आपके पास में, ठीक है ना। और कुछ शर्टें भी आप रखते ही होंगे, केवल पेंट तो पहनने वाले हो नहीं आप, तो हम लोग सपोज कर लो आपके पास में 5 शर्टें हैं, S1, S2, S3, S4, ठीक है ना, एंड S5। सपोज कर लो कि 5 शर्टें हैं, आपके पास 3 पेंटें हैं और 5 शर्टें हैं, ठीक है, नहीं इतने कपड़े हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोग अगर थोड़ा ध्यान दें, पेंट पहनना क्या है, पेंट पहनना हम क्या है, पेंट पहनने को हम एक कार्य ही तो है, ठीक है नहीं, ये एक कार्य है, आप लोग इसको कार्य भी कह सकते हो, या फिर कुछ किताब वाले इसको हम लोग मतलब घटना भी लिखते हैं, घटना भी है ना, कार्य कह लो या घटना कह लो, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर जब प्रश्न पढ़ेंगे तो वहां कई बार काम का जिक्र भी हो जाएगा या घटना का, घटना भी लिख सकते हैं, कोई कार्य है तो घटना है, मतलब घटना कहो या कार्य कहो, आप घटना ही कहो तो बेहतर है, क्या कहो, घटना है। पेंट पहनना, ठीक है ना, आपके पास में पेंट पहनना, जो पेंट है, ठीक है ना, पेंट पहनना, पहनना, ठीक है नहीं, आपके पास में ये एक घटना है, घटना है, ठीक है नहीं, एक घटना है आपके पास में, ठीक है। तो और इसी तरीके से जो शर्ट पहनना भी एक घटना है, शर्ट पहनना भी, शर्ट पहनना भी, शर्ट पहनना भी एक घटना है, पहनना, पहनना भी एक घटना है ना, घटना है। तो आप एक बात सुन ले मेरी भाई, ये भी घटना है, घटना तो होगी, है ना, पैंट पहनना है घटना, पैंट ना पहनना एक दुर्घटना है, तो ऐसा मतलब मैं तो मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखें कि कपड़ों को पहनना एक घटना है, कार्य है आपका एक, इसे शर्ट पहनना भी एक घटना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं और मैं ये कहूं कि आपके पास ये 3 पैंटें हैं, इसके बारे में भूल जाओ, शर्टों के बारे में भी, कि इन 3 पैंटों को पहनने के कितने तरीके आपके पास में हैं, ठीक है ना, कितने तरीकों से आप इन पैंट को, 3 पैंटों को पहन सकते हो, कितने तरीकों का मतलब है कि किस तरीके से, 3 ही तरीकों से पहन सकते हो 3 पैंटों को, आज एक पहन ली, कल को दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे जब दिन में तीनों एक एक बार चेंज करके पहन ली। तो हमारे पास है ना, तो पैंट पहनने के जो हमारे तरीके हैं, ठीक है ना, पैंट, पैंट पहनने के, पहनने के जो तरीके हैं, जो तरीके हैं, कुल तरीके कितने हैं मेरे पास में, 3 तरीके रहेंगे, कितने तरीके रहेंगे, 3। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इधर की तरफ, शर्ट पहनने के, क्या पहनने के, शर्ट पहनने के, शर्ट पहनने के जो तरीके हैं, शर्ट पहनने के तरीके कहो या विधियां कहो, है ना, तरीके, शर्ट पहनने के तरीके, वो आपके पास कितनी शर्ट हैं, 5 हैं, तो 5 ही तरीके आपके पास में हैं उन्हें पहनने के, कि कभी कोई सी पहन ली या कभी कोई सी आपने पहन ली। तो अगर इन दोनों घटनाओं को हम एक साथ, मतलब हम दोनों घटनाओं को एक साथ देखें किस तरीके से, कि पैंट और ठीक है नहीं, शर्ट, ठीक है नहीं, पहनने के कुल तरीके कितने होंगे, कुल तरीके कितने होंगे बेटे, अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, अभी तो आप पता नहीं क्या बात कर रहे होंगे कि दर्जी वाली बातें चल रही है, पैंट कोट वाली, लेकिन अभी समझ में आएगा। पैंट और शर्ट पहनने के कुल कितने तरीके होंगे, उसको अगर कैलकुलेट किया जाए
तो हमें पता है पैंट पहनने के तरीके 3 हैं और शर्ट पहनने के तरीके हमारे पास में 5 हैं, तो यानी कि 5 या 15 तरीकों से हम इनको पहन सकते हैं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? इसी को कहते हैं गुणा का ये गुणा का आधारभूत सिद्धांत। अभी आपको बहुत ही कम चीजें समझ में आ रही होंगी, अभी देखते जाओ। मतलब एक घटना मेरे पास में ये है और एक घटना ये है। अगर दो घटना, ठीक है ना, एक घटना तो 3 तरीकों से हो रही और दूसरी घटना आपके पास में 5 तरीकों से हो रही। अगर इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखा जाए कि पैंट और शर्ट को एक साथ पहनने की बात हो रही हो, तो कुल कितने तरीके आपके पास में होंगे? तब तरीके ज्ञात करने का तरीका जो है, तब तरीके ज्ञात करने की जो विधि है, हम लोग गुणा करके निकालेंगे। यानी कि पहली घटना के घटित होने के कितने तरीके हैं? 3। दूसरी घटना के घटित होने के कितने तरीके हैं? 5। तो 3 गुणे 5 बराबर 15 तरीके से। आप कहोगे सर कैसे? देखो मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ और ये आपके लिए यूजफुल भी रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास किसी के पास कपड़े कम हैं तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के वो काम चला सकता है। इसका मतलब 3 पैंट और 5 शर्टों से आप 15 दिन अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग तरीके से पहन के उनको जा सकते हो। कैसे? देखो सपोज कर लो आपके पास में जो पैंट हमारी P1 है, फिर पैंट हमारी P2 है और पैंट हमारी P3 है। शर्ट हमारे पास कितनी है? S1, S2, S3, S4, S5। तो मतलब देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर मैं पहली पैंट के साथ पहली शर्ट पहन लूँ तो यानी कि P1 पहली पैंट और पहली शर्ट। इसी तरीके से अगर मैं पहली पैंट पहन लूँ, P1 पहन लूँ, दूसरी शर्ट पहन लूँ, इसी तरीके से मैं आपके पास पहली पैंट और तीसरी शर्ट पहन लूँ और मैं फिर पहली पैंट और चौथी शर्ट पहन लूँ और आपके पास में पहली पैंट और 5वीं शर्ट मैं आपको पहन लूँ, तो इन 5 शर्टों के साथ में इस एक ही पैंट ने आपको कितने तरीके दे दिए कि इनमें से कोई भी पहन के आप चले जाओ। ठीक है ना, 5 तरीके इसने दे दिए। ऐसे ही पैंट जो P2 है वो भी हमारे पास में S1, S2, S3, S4 और S5 के साथ जब कॉम्बिनेशन बनाएगी, जब तरीके देखेंगे हम लोग कि इसको हम कैसे पहन सकते हैं, कि दूसरी पैंट के साथ आप पहली शर्ट पहन लो और दूसरी पैंट के साथ आप दूसरी शर्ट पहन लो, दूसरी पैंट के साथ आप तीसरी शर्ट पहन लो और दूसरी पैंट के साथ आप चौथी शर्ट पहन लो और दूसरी पैंट के साथ आप 5वीं शर्ट भी पहन सकते हो। तो आपके पास में ये तरीके हो गए। ऐसे ही हमारे जो पैंट है P3 तीसरी पैंट के साथ भी यही कि अगर हम S1, फिर आपके पास में S2, फिर आपके पास में S3, आपके पास में S4, आपके पास में S5, है ना, तो क्या होगा कि तीसरी पैंट के साथ में मैंने पहन ली पहली शर्ट, ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, तीसरी पैंट के साथ में मैंने दूसरी शर्ट पहन ली और तीसरी पैंट के साथ मैंने तीसरी शर्ट पहन ली और आपके पास में तीसरी पैंट के साथ में मैंने चौथी शर्ट पहन ली और आपके पास में तीसरी पैंट के साथ मैंने 5वीं शर्ट पहन ली। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तरीके हैं, ये कॉम्बिनेशंस बने हैं और 15 तरीके हैं आपके पास में 5 शर्टों को 3 पैंटों के साथ पहनने के। तो अब मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है, मेन पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटे, बहुत ध्यान से सुनना। मेन पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास में 2 घटनाएं हों, जैसे ये घटना ए ये थी, सपोज कर लो इसको घटना मैंने कह दी दिस इज, ये घटना ए है ना, ये घटना ए है और इस घटना को मैंने कह दिया बी है ना, घटना ए और घटना बी, ठीक है ना। तो हमने जो लिखा घटना ए और घटना बी के घटित होने के कुल तरीके कितने होंगे। अच्छा, कोई लोग तरीका इस्तेमाल कर लेंगे या विधियां भी हम लिख सकते हैं, तो ये ध्यान देना है, अगर दोनों घटनाओं के बीच में ये शब्द इस्तेमाल में हो रहा क्वेश्चन के अंदर या कहीं भी प्रश्न के अंदर और शब्द इस्तेमाल हो रहा, और इस्तेमाल में आ जाए या फिर तथा इस्तेमाल में आ जाए या अंग्रेजी का एक शब्द होता है एंड, ये इस्तेमाल में आ जाए, तो आपको समझ लेना है, आपको गुणा का आधारभूत सिद्धांत लगाना है। इसका मतलब हम लोग कि इस घटना की घटित होने के तरीके अगर हमारे पास में 3 तरीकों से घटित हो रही है और दूसरी घटना हमारे
5 तरीकों से घटित हो रही है, तो दोनों को जब एक साथ बात करेंगे और लगा करके बात करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालेंगे, ठीक है ना, आंसर निकालेंगे, ठीक है आपके पास में। तो ये होता है आपका गणना का गुणा का मूल सिद्धांत। तो इतनी बात अगर हमने करी है आपके साथ में, इतनी बात जब हमने आपके साथ में करी है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा लिखें इसको, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा अगर हम लिखें जनरलाइज करके, मतलब ताकि इसको हमें याद रखने के लिए नोट्स के रूप में इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो मैं इसको उधर लिख देता हूँ यहाँ, इस कॉम्बिनेशन को आप नोट कर लेना और पॉज करके समझ में आएगा, और घर बैठ के आज यही काम करना, कितनी पेंटें हैं कितनी शर्टें सब गिन के कॉम्बिनेशन बना लेना, ठीक है। तो मैं एक ये तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से समझाया, तो एक ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या है कि यदि, कहाँ लिखूँ मैं, देखो ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा ना, अंग्रेजी वाला पार्ट, ठीक है ना, ओके, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, देखो कि यदि, ठीक है ना, यदि एक घटना, चौक जरा थोड़ी सी बड़ी ले ले, ठीक है ना, यदि एक घटना ए है ना, एक घटना ए एम भिन्न तरीकों से, एम भिन्न तरीकों, है ना, देखो ये कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा, फ्रेम में, तरीकों, हाँ यहाँ तक का ही है भाई, बाउंड्री पे ही है बिल्कुल। यदि घटना ए एम तरीकों से घटित होती है, हो सकती है, ठीक है ना, हो सकती है, ठीक है, तथा एक अन्य घटना हमने ले ली, एक अन्य घटना बी एन भिन्न तरीकों से, मतलब अलग अलग तरीकों से, भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो ध्यान देंगे इसके अनुसार, तो घटना ए तथा घटना बी, ठीक है ना, घटना ए तथा घटना बी, मैंने तथा शब्द इस्तेमाल कर लिया, इससे डरने की बात नहीं, आप और लगा लो, घटना ए और घटना बी के घटित होने के जो कुल तरीके होंगे, कुल तरीके लिख लो या कुल विधियां लिख लो, कोई बात नहीं, वो आपके पास में होंगे। हमने कहा कि इसको m तरीके से घटित हो रही है, ये n तरीके से घटित हो रही है, तो दिस इज m गुणे n। तो ये आपको एक नोट के तरीके से नोट कर लें, इसको नोट के तरीके से नोट कर लें, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया है ना। अगर एंड आता है, यानी कि और शब्द बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो फिर हम लोग ध्यान रखेंगे, तब हम गुणा वाला आधारभूत सिद्धांत प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट करें, फिर मैं आपको दूसरा सिद्धांत बताता हूं, और वो है आपका योग का आधारभूत सिद्धांत। दो ही है हमारे पास, है ना, और उन्हीं से देखो मेन बात यह है, ये जो आधारभूत सिद्धांत है, जो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, गणना का जो आधारभूत सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जितने भी फॉर्मूले आपके बनेंगे, चाहे वो क्रमचय में बने चाहे वो संचय में बने, वो सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं इसी से डेवलप होंगे, इसी से ही बनेंगे। अगर किसी को ये चीजें अच्छे से क्लियर है, तो फिर वो फॉर्मूलों को अपने आप भी डिराइव कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है मेरे बेटे, ओके। अब देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, उधर वाला आप नोट कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं योग का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है, ठीक है ना, योग का आधारभूत सिद्धांत। तो हम बात करते हैं दूसरा सिद्धांत जो होता है, वो होता है योग मतलब जोड़ने का, योग का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है, इस पे चर्चा करते हैं। आधारभूत सिद्धांत क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट, है ना, लेट्स टॉक अबाउट इट, लाओ इसके बारे में बात करते हैं। तो अंग्रेजी में वो कहेंगे कि फंडामेंटल, ठीक है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हम लोग योग का कर रहे हैं, तो एडिशन, क्या एडिशन, अंग्रेजी में कहते हैं एडिशन, योग को, ठीक है।
तो फॉर इसको भी समझाने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक उदाहरण लेते हैं बहुत बढ़िया सा। और जिस तरीके से अभी हमने पैंट और शर्ट से बात करके एक गुणा वाला सीख लिया है, तो उसी तरीके से हम लोग एक बात करते हैं। सपोज कर लो कि आपके पास में कुछ टाई है ना, आपके पास में क्या है, टाई है, और हम लोग टाई पहन रहे हैं, TIE, टाई पहनने की बात करते हैं, पहनना। एक घटना लेते हैं, टाई पहनना। तो इसको क्या करना है, मान के चलो कि आपके पास में 2 कलर की टाई है, और टाई है सपोज कर लो आपके पास में 3 ब्लू कलर की टाई है, B1 एंड B2, है ना। नीचे को लिखो थोड़ा सा कि B1 और B2 और B3, है ना। ये ब्लू कलर की टाई है, B1 B2 B3 टाई है ये आपके पास में। और कुछ टाई और लेके चलता हूं मैं, सपोज कर लो मेरे पास में टाई है रेड कलर की R1, ठीक है ना, R1 एंड R2, R3 एंड R4, ठीक है ना। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास में ये R4 टाइप या R5, 5 ले लो, 4 ही ले लो, कोई बात नहीं, टाई तो इतनी बहुत है ना। तो ये हमारे पास में ये तो है ब्लू कलर की टाई, है ना, ब्लू कलर की टाई, ब्लू टाई है, ये तो ब्लू टाई है। और ये हमारे पास में है रेड टाई, रेड टाइज, है ना, बहुत सारी होंगी ना, रेड टाइज होंगी। तो जब आप इनको पहनोगे, देखो ये टाई पहनना भी एक घटना है ना। तो हमारी सपोज कर लो ये पहले वाली घटना है, कौन सी, ब्लू टाई पहनना, ब्लू टाई पहनना, ठीक है ना, ये घटना है, क्या है, ये घटना है। इस घटना को मैं सपोज कर लो A कह दिया मैंने। और रेड टाई पहनना भी ये घटना है, घटना तो है ही है भाई, पहनना, रेड टाई पहनना भी एक घटना है, और इस घटना को मैंने अपनी तरफ से B कह दिया है, ठीक है। अब ये जो घटना मेरी पहले वाली है ना, तो ब्लू टाई पहनने के जो तरीके हैं, अगर मैं बात करूं कि ब्लू टाई पहनने के जो तरीके हैं, पहनने के तरीके या विधियां, तरीके, कितने तरीके हो सकते हैं, कितनी टाई हैं आपके पास में, 3 है तो 3 ही होंगे ना, 3 ब्लू टाई हैं तो 3 ही तरीके हैं आपके पास में, ओके। अब सुनो मेरी बात, सुनो। और रेड टाई पहनने कितने तरीके हैं, देखो रेड टाई, ठीक है ना, आपके पास में रेड टाई पहनने के जो तरीके हैं वो कितने तरीके होंगे भाई, कितनी टाइज है मेरे पास, 4 है, तो वो 4 तरीके होंगे आपके पास में। अब मेरी बात सुनो, देखो टाई जो पहनी जाती है वो टाई एक ही पहनी जाती है, या तो एक समय में आप ब्लू टाई पहनोगे या फिर आप रेड टाई पहनोगे। ऐसा नहीं होगा कि ब्लू और रेड दोनों टाई पहन लोगे। अभी जो हमने बात की थी, हमने पैंट की बात की थी, किसकी बात की थी, पैंट और शर्ट की बात की थी। और पैंट और शर्ट में खास बात ये थी कि पैंट भी पहनी जाती है और शर्ट भी, इसलिए हमने इनके बीच में और शब्द लगाया था, क्योंकि केवल पैंट पहन लेना और केवल शर्ट पहन लेना संभव नहीं है, ये दोनों काम एक साथ होते हैं, इसलिए हमने इनके बीच में और शब्द लगाया था। ऐसा नहीं है कि आप केवल शर्ट पहन के निकल लो, पैंट ना पहनो, ये दोनों ही काम आपको करने पड़ेंगे, है ना। लेकिन इस केस के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, इस केस के अंदर या तो घटना जो पहले वाली है, यानी कि A घटना घटित होगी या फिर B घटना घटित होगी। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं ब्लू टाई या इसमें शब्द इस्तेमाल होगा या रेड टाई पहनने के जो कुल तरीके होंगे, कुल तरीके कितने होंगे, कुल तरीके, तो तब यूज में आता है योग का आधारभूत सिद्धांत। इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको कितने तरीकों से हम लोग पहन सकते हैं, 3 तरीकों से, इसको हम 4 तरीकों से पहन सकते हैं, तो टोटल तरीके 3 + 4 होंगे। इसका मतलब 7 तरीकों से इन टाइज को पहना जा सकता है। ध्यान देंगे कि हम लोगों को सिर्फ इस वर्ड पर ध्यान देना है कि या तो ये घटना होगी या ये घटना, दोनों में से एक होगी। अगर या शब्द इस्तेमाल में आता है, इट मीन्स योग का आधारभूत सिद्धांत काम में आएगा। फिर जो टोटल तरीके हम निकालेंगे तो हम प्लस करके निकालेंगे। ये बेटे बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको, जिनसे आपको फील आना शुरू हो जाएगा चैप्टर का। तो अगर हम लोग, ठीक है ना, अगर हम लोग तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कि हमने इसको क्या कहा था, घटना ए कहा था। तो घटना ए इवेंट, घटना को अंग्रेजी में कहते हैं इवेंट। तो घटना ए या घटना बी के घटित होने, है ना, घटित होने के जो कुल तरीके होंगे वो कितने हो जाएंगे मेरे बेटे, वो होंगे 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। तो आपने ये सीख लिया है कि जो गुणा का जो सिद्धांत होता है, गुणा का जो आधारभूत सिद्धांत होता है, उसमें दोनों कार्य साथ होते हैं, यानी कि उनके बीच में हम और शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये भी होगा और ये भी, ये दोनों कार्य एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। लेकिन इस वाले केस के अंदर केवल एक ही कार्य एक समय में होगा, या तो आप ब्लू टाई पहन के जाओगे या आप रेड टाई पहन के जाओगे। अगर हाँ आप दिमाग से थोड़े से खिसके हुए तो शायद मेरे सिद्धांत को फेल करने के चक्कर में आप ब्लू और रेड दोनों पहन के चले जाओ, वो आपकी बेवकूफ़ी है। लेकिन जो सिद्धांत कहता है वो यही कहता है कि आप 3 तरीकों से इनको पहन सकते हो, 4 तरीकों से इनसे पहन सकते हो, तो टोटल तरीके 7 तरीकों से आप इनको पहन सकते हो, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आएगी। इसको भी थोड़ा सा हम लोग सिद्धांत को इधर बना के लिख लेते हैं ताकि ये काम में आए। देखो ये लैंग्वेज तो सेम रहेगी कि यदि एक घटना ए को एम भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है तथा एक अन्य घटना बी एन भिन्न तरीकों से घटित हो सकती हो, तो दिस इंप्लाइज, या ध्यान देंगे, तो घटना ए या, ठीक है ना, या घटना बी के घटित होने के जो कुल तरीके हैं, टोटल मेथड्स हैं, वो होंगे m + n। अब आप अंतर कैसे पता कर रहे हो कि ये सिद्धांत कौन सा, एक सिद्धांत कौन सा? ये जो सिद्धांत है ये गुणा का आधारभूत सिद्धांत है। ये कौन सा है? ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ये तो FPM हो गया, इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हो गया। तो ध्यान देने वाली बात है, ऊपर वाला सिद्धांत गुणा का सिद्धांत है, नीचे वाला सिद्धांत योग का सिद्धांत है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, तो उसको कायदे से अपनी कॉपी में जरा नोट करो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए अब बेटा इन जो सिद्धांत हमारे ये मैंने आपको बताए हैं, 2 सिद्धांत बताए हैं मैंने आपको, गुणा का आधारभूत सिद्धांत और फिर बताया है हमने योग का आधारभूत सिद्धांत। उन दोनों के लिए मैंने जो मेन बातें वो यहाँ लिख दी हैं, ठीक है ना। ये आपका गुणा वाला आधारभूत सिद्धांत है और ये योग वाला आधारभूत सिद्धांत है। तो इस सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए कुछ एग्जाम्पल है इस NCERT के अंदर, उनको देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 है और वो कह रहा है कि रोज, ध्यान से सुनना है, क्वेश्चंस को मैं पहले भी कह चुका हूँ लेक्चर की शुरुआत में, तो थोड़ा सा ठहराव ला करके थोड़ा बड़ी शांति से क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर बात करनी है, ऐसे भागना नहीं है बस एकदम से। कह रहा है कि शब्द रोज है, ये ROSE है ना आपके पास में, ROSE, रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले, ठीक है ना, अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात करो जबकि अक्षरों की पूर्णावृत्ति की अनुमति नहीं है। चेक कर लो, मैंने गलती लिखा है, चेक कर लो, हाँ नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या कह रहा है वो, हमारे पास में ये 4 अक्षरों का एक शब्द है ROSE। तो अब इनका कॉम्बिनेशन बदल के मुझे 4 अक्षरों के ही कितने शब्द बन सकते हैं, चाहे उसका कोई मीनिंग निकल रहा है। जैसे इसका तो मतलब रोज है, गुलाब है, तो ऐसा भी कोई बनेगा आपके पास में OSRE, है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, आपके पास में इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे अगर मैं कॉम्बिनेशन को आपस में चेंज करके मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, कॉम्बिनेशन कह रहा हूँ, कितने शब्द में बना सकता हूँ, कितने शब्द में आपके सामने ऐसे गढ़ सकता हूँ, उसको मुझे देखना है। जबकि एक बात यह है कि कोई भी अक्षर जो है 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब कहने की बात यह है कि ऐसा ना हो कि आपने RSE यानी कि आपने क्या करा, R को 2 जगह रिपीट कर दिया या RE कर दिया,
मतलब कोई रिपीट नहीं होगा, एक बार एक ही आएगा, है ना। पुनरावृत्ति का मतलब कि 2 बार नहीं आएगा, 2 या 3 बार नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। एक बार अगर कोई आ गया तो फिर वो आगे नहीं आएगा, ये बात है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसी सिद्धांत से हम लोग बात करेंगे। कितने अक्षर हैं हमारे पास, 1 2 3 4 अक्षर हैं और 4 अक्षरों वाले ही शब्द मेरे को बनाने हैं। तो मैं यहां बनाता हूं, सबसे पहले स्थान बनाता हूं मैं, स्थान, ठीक है ना। स्थान देखो कितने स्थान होने चाहिए, 1 स्थान, 2 स्थान, ठीक है ना, और ये आपके पास में तीसरा स्थान, और ये आपके पास में चौथा स्थान। भाई तभी तो इस स्थान पे कोई आएगा, या तो आर आएगा, एस आएगा, है ना। इस स्थान को हम किन से भरेंगे, इन चारों में से कोई भी एक यहां पर बैठ जाएगा, फिर आपके पास में आगे की प्रक्रिया भी ऐसे चलेगी, ठीक है ना। देखो ये तो स्थान हो गए, और स्थान को भरने के तरीके कितने होंगे, स्थान को भरने के जो तरीके हैं वो कितने होंगे, वो आगे देखेंगे। देखो ये पहला स्थान है, क्योंकि 4 अक्षरों का ही तो बनाना है मेरे को, हाँ, तो 4 अक्षर, पहला यहां जाएगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। तो पहले स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितने अक्षर हैं, ये बताओ मुझे, कितने अक्षर हैं, 4 हैं। इन चारों में से कोई भी आ सकता है, इन चारों में से कोई भी आ सकता है। मतलब इस स्थान को, इस पहले स्थान को भरने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल अक्षर हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो उसे भरने के तरीके हो गए 4, इसको भरने के तरीके कितने हो गए, 4। और दूसरे स्थान को भरने के तरीके कितने होंगे भाई, अब सुनो मेरी बात। देखो उसने कहा है कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मान के चलो आपने पहले स्थान पे इस एस को बिठा दिया, यहाँ पे एस रख दिया, तो एस तो खत्म हो गया, एस तो अब रिपीट होगा नहीं, वो खुद ही कह रहा पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो एक्स एस तो हमारे लिए मर चुका है। मतलब मरने का मतलब है इन आगे के स्थानों पे नहीं आएगा। अब देखो इस दूसरे स्थान को भरने के लिए आपके पास कितने अक्षर उपलब्ध हैं, 1 2 और 3। तो इसको हम 3 तरीकों से हम इसको भर सकते हैं, ठीक है ना। और सपोज कर लो यहाँ पे भी कोई आ गया, यहाँ पे भी एक कोई इनमें से आ गया, सपोज कर लो यहाँ पे ई आ गया, तो इस बार हमारा ई भी खत्म हो गया, है ना। इसको भरने के जो तीसरा स्थान है, इसको भरने के लिए हमारे पास कितने अक्षर अवेलेबल रहेंगे, फिर 2 अक्षर अवेलेबल रहेंगे, है ना। अगर 2 में से कोई एक यहाँ बैठ गया, सपोज कर लो ये ओ ही बैठ गया, तो हमारे पास लास्ट में कौन आएगा, 1 अक्षर आएगा। यानी कि इस स्थान को भरने के जो तरीके हैं वो केवल एक ही तरीके से भरा जा सकता है हमारे पास में। तो ये वो तरीके हो गए। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ एस आए, यहाँ ई आए, तो वो तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। ये तो तरीका हमने देख लिया कि पहले स्थान को भरने के लिए मेरे पास में 4 हैं, दूसरे को मेरे पास में 3 हैं, फिर हमारे पास में 2 है, फिर हमारे पास में 1 है। तो या ये कह सकते हैं ये घटना ए है, ये घटना बी है, ये घटना सी है, ये घटना डी है। तो 4 घटनाएं घटित हो रही है एक साथ, देखो ना। अगर मैं इसको कह दूं ये घटना मेरी कौन सी है, ये घटना ए है, ये घटना सपोज कर लो ये घटना कौन सी है, ये घटना बी है, ये घटना आपके पास में कौन सी है, इसको मैं सी कह देता हूं, और इस घटना को मैं कह देता हूं डी। 4 घटनाएं एक साथ घटित होनी है, क्योंकि भरना तो चारों को ही है। तो देखो, तो हम लिख सकते हैं, पहले मैं ऐसी लैंग्वेज बना के लिख रहा हूं। तो घटना ए, ठीक है ना, घटना ए क्या है कि पहला स्थान भरने के जो आपके पास में घटना ए, और घटना बी, और घटना सी, और घटना डी, ठीक है ना, घटना डी के घटित होने के जो कुल तरीके होंगे वो कितने होंगे। अब मैंने कहा था कि अगर और शब्द आएगा, और का मतलब सिर्फ सारे काम एक साथ हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि अगर ये हो गया तो अगले काम नहीं होंगे, तो सारे काम एक साथ हो रहे हैं। और शब्द में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी भरा जाएगा, ये भी भरा जाएगा, ये भी भरा जाएगा, ये भी भरा जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग इनके जो तरीके हैं, घटना ए के घटित होने का तरीके 4 हैं, घटना बी के घटित होने के तरीके 3 हैं, घटना सी के घटित होने के तरीके 2 हैं, घटना डी के घटित होने का तरीका 1 है। तो टोटल तरीका निकालने के लिए हम लोग गुणा का आधारभूत सिद्धांत लगाएंगे, मतलब सभी तरीकों मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी तरीकों। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 × 12 = 24। इसका मतलब 24 तरीकों से घटना घटित हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया, अभीष्ट शब्दों की संख्या,
अभिष्ट शब्दों की संख्या का मतलब जो आप पूछ रहे हो, अभिष्ट शब्द का बहुत इस्तेमाल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अभिष्ट का मतलब जो आप पूछ रहे हो, अभिष्ट शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या की जो संख्या होगी, वो हमारे पास क्या होगी, 24 होगी। ऐसे शब्द हमारे 24 बनेंगे अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी तो, अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी तो तब ये काम हमारा होगा मेरे बेटा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अगर 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 इसी क्वेश्चन के अंदर हमें अनुमति दे दी जाती, ठीक है ना, इसको पहले पॉज कर लो और नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा और फिर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो कर लिया आपने ये काम, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें अनुमति हो, अगर हमें अनुमति हो, अनुमति है, फिर क्या होगा, फिर इस क्वेश्चन में कैसे चेंज आएगा, फिर कितने ऐसे शब्द बन पाएंगे। देखो अब मेरी बात सुनो, इस पहले स्थान को भरने के लिए हमें अवेलेबल जो हमारे पास विकल्प हैं, जो हमारे पास अक्षर हैं, वो कितने हैं, 4 हैं, ओके है। अब ध्यान दो, इस दूसरे स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि अनुमति है। अब आप रिपीट कर सकते हो, अगर यहां पर एस बैठ गया था तो एस दोबारा से फिर यहां आ सकता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर हमने उसको फेविकोल लगा के चिपका दिया था कि वो आगे नहीं आएगा, आगे आ सकता है। वो खुद ही कह रहा, पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिशन है ना आपके पास में, रिपीटिशन हमें अलाउ है। रिपीटिशन का मतलब बार बार आ सकते हैं, तो रिपीटिशन अगर अलाउ रहेगा तो इसका मतलब इसको भरने के 4 तरीके ही उपलब्ध रहेंगे, है ना आपके पास में। और रिपीटिशन अलाउ है, जो पीछे आ चुके हैं वो भी आगे आ सकते हैं, तो यहाँ भी 4 तरीके रहेंगे और यहाँ पर भी मेरे बेटा 4 तरीके रहेंगे। तो अब क्या होगा, घटना ए, घटना बी, घटना सी, घटना डी के घटित होने के कुल तरीके होंगे 4 गुणे 4 और गुणे 4, 4 चौक 16 चौक 64 चौक, ठीक है ना। 64 चौक कितना होता है भाई, 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा, 1 6 चौक 24 और 1 25, 256। तो कितने तरीके होंगे फिर हमारे पास में, 256 तरीकों से 256 ऐसे हमारे शब्द बनेंगे फिर। तो आंसर में आ जाएगा 256। तो मुझे लगता है आपको इतना समझ में आया होगा। हम लोग अब अगले एग्जाम्पल्स बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो इस आगे का पोर्शन में नेक्स्ट लेक्चर में आपको, तो यानी कि आगे के जो क्वेश्चंस है उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।